Hi everyone, welcome back to फार्मा प्लस एज वेल एज आरकेबी ब्लॉग्स। ये वीडियो दो चैनल में अपलोड होगा। फार्मा प्लस में भी अपलोड होगा एंड आरकेबी ब्लॉग्स में भी और अपलोड होगा एंड और एक मेरा चैनल है रीड टू लीड। सो तीनों चैनल में आप सभी को स्वागत है। नाउ मैं जैसे कि मैं अपना बात अच्छा ये चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल के मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। नाउ जस्ट मैं आप अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मान लीजिए कभी कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कभी कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा दिस इज 5, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा मतलब एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 5 है, लेकिन लिखूंगा कितना 4। या फिर एग्जैक्ट मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका है 5, ठीक है। नाउ लिखूंगा 4। तो कभी कभी मेरे माइंड के साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैंने ये मतलब चेक किया है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ कभी कभी मैं लिखूंगा करेक्ट आंसर आपका 5 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? करेक्ट आंसर आपका 5 है, लेकिन बोर्ड पर लिखूंगा 4। या फिर इसका उल्टा होगा, करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर आपका 4 होगा, लेकिन बोर्ड पर लिखूंगा मैं 5। तो ऐसे मेरे साथ कई बार होता है, ठीक है। नाउ क्यों होता है कॉम्प्लेक्स, मैंने थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा डीप थिंक करता है, कॉम्प्लेक्स जिसका ब्रेन होता है, उसके साथ जनरली ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैंने शुरुआती रिसर्च में ये पाया है, लेकिन क्या इसका मतलब कारण है मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। नाउ आई होप आप अंडरस्टैंड, मतलब आप तो इतना मतलब गधे नहीं हो कि भाई आप एक स्टूडेंट हो, आप एक पढ़ा लिखा, अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो आपको पता होगा। मैं सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 4 + 6 कितना है? 4 + 6 = 10। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा भी 10, लेकिन लिखूंगा क्या 11। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो ये तो हो गया मेरा पढ़ा स्टाइल में थोड़ा बहुत, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसको मतलब थोड़ा इसको माइंड में मत लेना, ठीक है। नाउ अच्छा, क्या मुझे ये पता नहीं 4 + 6 = 10 पता है, लेकिन मैं लिख क्यों रहा हूँ 11? ये समझ सकते हो। नाउ इसको छोड़ दो। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फार्माकोलॉजी सच में यार, आई एम वेरी मच मैड अबाउट फार्माकोलॉजी। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा मैड फिजियोलॉजी से हूँ। फिजियोलॉजी से अगर मैं प्रभावित हूँ तो मेरे को ज़्यादा एनाटॉमी के अपेक्षा मुझे फिजियोलॉजी ज़्यादा पसंद आता है। जब पढ़ते पढ़ते मतलब इंटरेस्ट मेरा फिजियोलॉजी में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से फार्माकोलॉजी मेरा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब आपका आरके विशार जो होता है, जिस आरके विशार ने अब तक आपको पढ़ाया, अब आरके विशार बिल्कुल वाइल्ड मोड में जाने वाले हैं। बिल्कुल वाइल्ड मोड में हद पर मतलब मेहनत होगा, मतलब कम पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे मतलब मैं बाकी टीचर जैसा नहीं, मतलब पूरा मतलब 2-3 पेज पढ़ाता हूँ, नहीं। मेरा पढ़ाने का स्टाइल उनके जैसा नहीं। मैं मतलब मान लीजिए एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड आएगा उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने का शैली ये है, वर्ड को पहले समझो। मेडिकल साइंस में मैंने जितना पढ़ा और जितना मेरा खुद का अनुभव है, आपको वर्ड पावर को मजबूत करना चाहिए। मेडिकल साइंस में क्या है, आप कोई भी मेडिकल किताब को आप उठा लीजिए। मैं अभी एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, कोई भी एग्जांपल आप दे सकता हूँ, ठीक है। अब उठाएंगे मतलब एग्जांपल ही एग्जांपल आएगा, ठीक है। नाउ देखो, ये हो गया कुमार एंड क्लार्क्स का एक क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक है। ये वैसे भी पढ़ते हैं एमबीबीएस या पीजी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा
हायर स्टडी करना मुझे पसंद आता है, ठीक है। भले ही फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मुझे एमबीबीएस बुक बहुत पसंद आता है, ठीक है ना। मान लीजिए स्यूडोमोनास SPP लिखा गया है, एस्चेरिचिया कोलाई है, ये क्या है? मतलब इसके बारे में डिटेल में, हालांकि ये एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन और एक चीज में बात करूंगा, जैसे कि मुझे नहीं मिल रहा है कोई जेरियाट्रिक जियांट, इसका मतलब क्या है? एटियोलॉजी का मतलब क्या है? एटियोलॉजी छोड़ो, ये बहुत इजी टर्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को एटियोलॉजी भी पता नहीं होगा, आई थिंक। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया? मेटास्टेट मतलब क्या हो गया? ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। BRCA2 म्यूटेंट क्या हो गया? मतलब और एक जैसे हो गया पॉली ADP राइबोज पॉलीमरेज, क्या हो गया? ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये जो मतलब है कि मेडिकल साइंस में जनरली आपको जो सबसे ज़्यादा अगर क्रिटिकल लगेगा, वो आपको वर्ड पावर ही लगेगा। एंड इसी वर्ड पावर को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, बाकी जितने टीचर वो क्या करते हैं, वो 2 पेज 3 पेज, अधिकांश जो टीचर वो कितना पेज पढ़ाते हैं? 2 पेज 3 पेज, इतना पढ़ाते हैं। मैं पेज में फोकस नहीं करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ पैराग्राफ वाइज। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है? पैराग्राफ वाइज, ठीक है। पैराग्राफ वाइज, सेंटेंस वाइज, वर्ड लाइन बाय लाइन वाइज, लाइन बाय लाइन वाइज, वर्ड पावर, ठीक है। एंड जो भी थ्योरी हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। एंड मेरे मन में हमेशा ये एक इच्छा है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास साला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। भले ही वो 4 करोड़ का है, भले ही वो 10 करोड़ का है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक बार अगर आपको पढ़ाऊंगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में अगर मैं पढ़ाऊंगा, तो मेरे पास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेरे पास होना चाहिए। तब मैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। दूसरा, मैं अगर बात करता हूँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मैं अगर इसकी बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, एक 5 स्टार जो हॉस्पिटल होता है, तो मेरे पास 5 स्टार मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना ही चाहिए। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, भले ही वो 4 करोड़ हो या फिर 10 करोड़ हो, उतना मेरे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। मैं अगर आपको एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में अगर पढ़ रहा हूं, तो आपको एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो बैक्टीरिया को मैं आपको दिखाऊंगा किसके मदद से? माइक्रोस्कोप के मदद से। तो मेरे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं, लेकिन मेरा हमेशा इच्छा है कि थ्योरी को सीधा प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके पढ़ाओ, मेरा ये तरीका है, ठीक है। नाउ अभी तो थ्योरी को प्रैक्टिकल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अभी हम जितना कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ वाइज पढ़ा सकते हैं, मतलब प्रॉपर थ्योरी, ट्रू थ्योरी हम आपको पढ़ा सकते हैं। सेंटेंस वाइज पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन वाइज पढ़ाएंगे, वर्ड पावर को आपको मजबूत करके देंगे। वर्ड पावर पर मैं आपको बिल्कुल पूरा मतलब एकदम प्रॉम्प्ट बना दूंगा, लाइन बाय लाइन मीनिंग समझाऊंगा, सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग समझाऊंगा, पैराग्राफ मीनिंग समझाऊंगा, ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है ये भी समझाऊंगा। अब इतना चीज अगर प्रोडक्टिव हो रहा है तो गलती होगा, मुझे हमेशा पता है।
एंड मुझे मेरे एक टीचर ने बताया था कि हम हमेशा मतलब गलती करना सीखो। अगर गलती तुम नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। हालांकि उन्होंने क्यों ऐसा बोला था मेरे बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि जानबूझ करके कभी गलती मत करना, जानबूझ करके गलती नहीं करना। लेकिन आप अगर किसी चीज में काम कर रहे हो, किसी चीज में कर रहे हो, अगर गलती मान लीजिए आपका वाणी थोड़ा स्लिप हो गया या फिर कोई चीज को रॉन्ग बोले जा रहे हो, आपके पास नॉलेज हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन जानबूझ करके गलती नहीं करना। तो मैं अब इतना ब्रुटाल तरीके से अगर पढ़ाऊंगा तो मुझे अंदेजा है कि गलती हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं थोड़ा गलती मतलब पढ़ाऊंगा आपको, जनरली जानबूझ करके मैं कभी नहीं करूंगा, इस बात की आप श्योरिटी रखिए। लेकिन एक चीज, आपको इसमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम रिवार्ड आप यहाँ से गेन कर सकते हो। मैक्सिमम रिवार्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम रिवार्ड मिलेगा। सो ज्यादा रिस्क ज्यादा आउटपुट, ठीक है। तो इसमें रिस्क होने का खतरा भी है। रिस्क क्या है, थोड़ा बहुत मैं भी गलत हो सकता हूँ, थोड़ा बहुत रॉन्ग भी इसमें मूवमेंट आ सकता है। तो आप अगर थोड़ा मुझे कोऑपरेट करोगे कि सर आपने यहाँ पर गलत बोला है, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, अपने चीज को ज्यादा सुधारूंगा, ठीक है, ज्यादा उसका करेक्शन मैं करूँगा, ठीक है। तो मैं जो भी रॉन्ग थोड़ा बोलूँगा तो आपसे मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा मुझे कोऑपरेट करेंगे, एंड आपकी और हमारी जर्नी बहुत धमाल मचाने वाला है, ठीक है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जाते जाते मैं बोल रहा हूँ, आज फार्मा प्लस में वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम जनरली पढ़ेंगे किसके ऊपर, तो थोड़ा फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी फार्माकोलॉजी चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो, आज हमने जनरली रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन आज हमने पढ़ा दिया था, ठीक है, रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा दिया था। नाउ अगला जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर वो आपका मैं लूंगा लिगैंड गेटेड आयन चैनल मैंने आपका खत्म कर दिया था। जी प्रोटीन रिसेप्टर, कपल्ड रिसेप्टर मैंने आपका खत्म कर दिया था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका होगा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंड उसके बाद अगले लेक्चर में मतलब और एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। हमारे पास कितना रिसेप्टर है, 4 रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। इस न्यूक्लियर रिसेप्टर को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की।